Hello student, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं इस वीडियो में जैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर 2020 का पार्ट 2 लाया हूँ साइंस क्लास 10 के लिए। पार्ट 1 में आप लोग देख चुके हैं कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक करवाया था। अब आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक घर में 12 वाट के 10 एलईडी बल्ब एवं 75 वाट के 5 पंखे लगे हैं। ये प्रतिदिन 10 घंटा उपयोग में लाए जाते हैं। फरवरी 2020 का बिल तैयार कीजिए यदि 6 रुपये प्रति यूनिट हो। तो अगर कुल वाट देखा जाए तो 12 वाट का 10 एलईडी बल्ब है और 75 वाट का 5 पंखे हैं। तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई किए और ऐड कर दिए 75 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, तो ये जो आएगा वो 495 वाट आएगा। यानी कि अगर 5 पंखे और 10 एलईडी में कुल वाट जो लगेगा वो 495 वाट लगेगा। तो एक दिन में उपयुक्त ऊर्जा, तो ये कुल जो संयंत्र है उन संयंत्र का उपयोग किया गया है। एक दिन में अगर 10 आवर उपयोग किया जाता है, 10 घंटे उपयोग किया जाता है, तो 495 इंटू 10 यानी कि 4950 वाट आवर इसका कुल विद्युत ऊर्जा होगी। तो फरवरी 2020 में बोला गया, तो फरवरी 2020 में कुल 29 दिन होते हैं, तो इसको 4950 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143,550 वाट आवर आएगा। अब इसको किलो वाट आवर में चेंज करते हैं तो वो 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 143.55 किलो वाट आवर। तो इसके लिए 6 रुपया प्रति यूनिट की दर से कितना वहाँ बिल आएगा। तो अगर 6 रुपया प्रति यूनिट की दर से है तो 143.55 किलो वाट आवर को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 861.3 रुपीज़ लगेगा। यानी कि फरवरी में कुल 861.3 रुपीज़ का बिल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्षार क्या है? क्या क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते? तो क्षार में जो है, क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। क्षार को अगर जल में घोरेंगे तो उसमें OH- आयन देते हैं। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्षार को अगर पानी में घोलने के बाद भी H+ आयन देते हैं, लेकिन इसकी सांद्रता कम होती है और OH- आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है, इसलिए वह विलयन है सो क्षारकीय प्रदर्शित करता है। यही चीज़ है, क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं जो जल के विच्छेदन से आते हैं। चूंकि इस विलयन में OH- आयन की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता से अधिक होती है, अतः विलयन क्षारकीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। अथवा का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखें। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। विद्युत चुंबक क्या है? एक परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? तो विद्युत चुंबक वह चुंबक होता है जिसमें विद्युत धारा देने के बाद वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यानी कि विद्युत चुंबक एक युक्ति है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। धारावाही परिनालिका का एक सिरा उत्तर एवं दूसरा सिरा दक्षिण की तरह व्यवहार करता है। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी छड़ चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समान होती है। परिनालिका के भीतर किसी छड़ चुंबक की तरह एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है। इसको समझिए।
क्या कहते हैं सो। अगर परिनालिका है ये और इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित की जा रही है, तो यहां पर जो है वो एक चुंबक की तरह बिहेव करेगा और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाएगी। इधर अगर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में इंटर करती है, तो इसमें इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो यहाँ पर भी है सो चुंबक की तरह ये बिहेव करेगा और इसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र सभी समांतर होंगे और जिस वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम को लिखिए। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम ये कहता है कि यदि बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जना और मध्यमी, ये 3 उंगली है, को एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैलाया जाए, 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए और मध्यमा से विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निरूपित हो तो अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करता है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम ये कहता है यदि दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को ऐसे फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यहाँ पे दक्षिण हस्त नियम बोला है, यानी कि दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाना है कि वो एक दूसरे के लंबवत हो, तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। यहाँ फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को बताया गया है। ये है सो तर्जनी है, ये मध्यमा और ये अंगूठा। तो तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दिखा रहा है, तो अंगूठा जो है वो चालक की गति को दिखाएगा। उसी प्रकार अगर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम देखा जाए, तो अगर ये तर्जनी है, ये मध्यमा है और ये अंगूठा है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, अंगूठा चालक की गति को दिखाएगा और जिसके कारण विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो प्रेरित धारा की दिशा को मध्यमा दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र, जिसका सूत्र क्या है, सामान्य है एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। इसके 2 क्रमागत समूहों के बीच CH2 का अंतर होता है, यानी कि ये अगर कोई भी ग्रुप लिया जाए, उस ग्रुप में पहला जो यौगिक होगा और दूसरा यौगिक होगा, तो उन दोनों में अंतर जो होगा वो CH2 का अंतर है तथा प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अनुभार में 14U का अंतर होता है। इसको इस प्रकार समझिए, जैसे मीथेन को आता है CH4, उसके बाद इथेन C2H6,
उसके बाद फिर प्रोपेन C3H8, फिर ब्यूटेन C4H10। तो इन दोनों के बीच इथेन और मीथेन के बीच जो अंतर है CH2 का अंतर है। इथेन और प्रोपेन के बीच अंतर जो है CH2 का अंतर है। प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच भी अंतर देखा जाए तो CH2 का अंतर होता है, और इन दोनों का जो द्रव्यमान है उसमें अंतर 14U का होगा। इथेन और प्रोपेन में भी अंतर 14U का होगा। प्रोपेन और ब्यूटेन में भी अंतर 14U का अंतर होगा। ऐसी श्रेणी को समजात श्रेणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तीन प्रतिरोधक R1, R2 एवं R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। दर्शाइए कि उनका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो यहाँ पर जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, पहला कोई भी प्रतिरोध है उसके दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से ए तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इसको इस प्रकार से जोड़ा गया है कि ये तीनों है सो श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो इन तीनों का जो समतुल्य मान होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इसी को यहाँ पर ऐसो दिखाना है। तो इसके लिए मैं ऐसो एक चित्र इस प्रकार से डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर है कि माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि R1, R2 और R3 को ऐसो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके बीच विभवांतर V1, V2 एवं V3 है। इनसे धारा I प्रवाहित हो रही है। हर प्रतिरोध के लिए V1, V2 और V3 है सो अलग अलग वोल्टमीटर को जोड़ा गया है पाशर क्रम में, और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से ऐसो यहाँ पर V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 हो जाएगा। अब इन तीनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ से V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों के बीच जो विभवांतर होगा वो कुल विभवांतर V के बराबर होगा। तो यहाँ से V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V हो जाएगा, और राइट हैंड साइड से I कॉमन निकल जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में है कि यदि A और B के सिरों के बीच विभवांतर V E एवं धारा I हो तो ओम के नियम से, यानी कि इसमें अगर देखा जाए इन तीनों प्रतिरोध को मिलाकर अगर प्रतिरोध R हो रहा है और इसके बीच जो है विभवांतर V है और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I हो रही है, तो ओम के नियम से V बराबर IR हो जाएगा। यहाँ पर V बराबर IR हो गया। फिर नेक्स्ट में समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 में ये देख रहे हैं कि V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 है, और समीकरण 5 में V बराबर IR है। तो समीकरण 5 को ऐसे समीकरण 4 में पुट करते हैं तो V का वैल्यू IR आ गया, और है सो राइट हैंड साइड में I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और यहाँ से है सो I और I कैंसिल तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अथवा में है, यानी कि ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे फुल मार्क्स का था 5 नंबर का, जो अथवा में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा करके, उसमें से एक क्वेश्चन बनाना है। ये क्वेश्चन है विद्युत मोटर क्या है,
इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि विद्युत मोटर के बताना है, इसके सिद्धांत को बताना है, इसकी रचना को बतानी है और फिर इसका है सो किस प्रकार कार्य करता है उसके है सो सचित्र चित्र के साथ वर्णन करना है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत यह है कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मोटर का कार्य ही है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। जैसे पंखे हो गए, पंखे घूमते हैं, बिजली देने के बाद ऐसा वो घूमने लगते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा लेकर वो यांत्रिक कार्य कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो इसकी बनावट को देख लेते हैं। इसका बनावट इस प्रकार है। यहाँ पर ABCD एक आयताकार कुंडली है जो ब्रश के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी रचना देखते हैं। इसमें एक विद्युत कुंडली ABCD को चुंबक के ध्रुवों के बीच तीव्र गति से घूर्णित किया जाता है। यानी कि ऐसा यहाँ पर एक ये चुंबक है और एक ये चुंबक है, दोनों चुंबक है। इन दोनों चुंबक के बीच है सो आयताकार कुंडली है और इस कुंडली को है सो तीव्र गति से घूर्णित किया जाता है। कुंडली ब्रश से जुड़ी होती है। यहाँ पर है सो ब्रश लगा हुआ है जो ब्रश से जुड़ी होती है। ब्रश के सिरों पर विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है जिसका उपयोग विद्युत कार्यों में किया जाता है। यानी कि ब्रश पर जो है विद्युत विभवांतर, दोनों ब्रश के बीच है सो विभवांतर उत्पन्न होता है और इस तरह से विद्युत कार्य में होता है। अब इसके कार्यविधि को देखते हैं। यहाँ पर जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्रों में बल आरोपित होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये एक आयताकार कुंडली है इस प्रकार से। यहाँ पर ब्रश लगा हुआ है। आयताकार कुंडली है सो और वलय से जुड़ा हुआ है, विभक्त वलय से, और विभक्त वलय ब्रश से जुड़ा हुआ है। अब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया है ABCD। तो जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि इस आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्रों में बल आरोपित होता है। तो यहाँ पर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है, एक नॉर्थ और एक साउथ चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस पे ऐसा क्या होता है कि ये विद्युत धारा इस ABCD में प्रवाहित की जाती है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरे AB एवं CD में धारा की दिशा के विपरीत होती है, यानी कि ये AB इधर, अगर करंट इधर से इधर AB की ओर बढ़ रहा है तो करंट यहाँ पर है सो C से D की ओर बढ़ेगा, यानी कि विपरीत दिशा में धारा होगी। अतः दोनों भुजाओं पर आरोपित बल किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत रहेंगे। अगर इस पर बल लगेगा तो एक नीचे की ओर लगेगा और एक ऊपर की ओर लगेगा, यानी कि AB के साइड नीचे की ओर लगेगा तो CD के साइड ऊपर की ओर लगेगा। इस प्रकार बल युग्म का निर्माण होगा। यदि बल युग्म आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न करता है और फिर जब एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न होता है तो C1 और C2 विभक्त वलय आर्मेचर के साथ गति करते हैं। यहाँ पर विभक्त वलय है वो भी क्या होता है कि आर्मेचर के साथ गति करता है तथा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात इनका संपर्क B1 एवं B2 से क्रमशः होता है, जिसके कारण AB एवं CD भुजाओं में धारा की दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है और B1 एवं B2 को कंप्यूटेटर या संपर्क ब्रूश कहते हैं। इसकी मदद से C1 एवं C2 द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो यानी कि जैसे हम लोग पंखे में देखते हैं कि अगर ऐसा विद्युत धारा देने के बाद वो लगातार घूर्णन गति करते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा MgO का निर्माण दर्शाइए। यहाँ पर MgO के निर्माण को दर्शाना है तो कैसे दर्शाया जाता है। अगर देखते हैं यहाँ पर Mg है और प्लस O है, मिल के बना देता है MgO। तो इसके निर्माण को दर्शाना है तो हम लोग जानते हैं कि जो Mg है, Mg का परमाणु संख्या 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो अगर 12 को है सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 2 आता है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 6 आएगा। तो अगर मैग्नीशियम के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Mg के पास दो बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, और ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो इस वजह से है सो ये गेन कर सकता है। तो Mg है सो क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, और जिसकी वजह से Mg पर 2+ चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर है सो 2- चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं कि Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है सो ऑक्सीजन को दे दिया तो Mg 2+ में आ गया, और ऑक्सीजन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन 2- में आ गया, और इस प्रकार MgO का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक X तथा एल्यूमिनियम का उपयोग किया गया है। रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का उपयोग किया गया है उसके साथ एल्यूमिनियम का भी उपयोग किया जाता है। तो यौगिक X को पहचानिए। तो जो X यौगिक होगा वो Fe2O3 होगा, O3 होगा। अभिक्रिया का नाम दीजिए। ऐसी अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका रासायनिक समीकरण ये होगा कि Fe2O3 प्लस Al मिल के बना दिया Fe प्लस Al2O3 और प्लस में यहाँ पर डेल्टा है। इसका मतलब हो गया कि उष्मा उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर का ही अथवा। समावयता किसे कहते हैं? पेंटेन के समावयव के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। समावयता ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो लेकिन क्या हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयन अर्थात समावयव कहलाते हैं। इस घटनाक्रम को समावयवता कहते हैं। जैसे यहाँ पर पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। अगर पेंटेन को देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर ये 3 तरीके से इसको संरचना कर सकते हैं। एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। यानी कि नॉर्मल पेंटेन जो है वो कार्बन कार्बन एक श्रृंखला के रूप में जाएगा और सभी के साथ हाइड्रोजन ऐड रहेगा। और आइसोपेंटेन इसमें से एक ब्रांच निकला हुआ रहेगा कार्बन का और बाकी के साथ हाइड्रोजन ऐड रहेगा। नियोपेंटेन में 2 ब्रांच रहेंगे। तो इस प्रकार पेंटेन का जो संरचना है वो 3 तरीके से संरचना कर सकते हैं अलग अलग, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। तो इनकी संरचना अलग अलग है और यहाँ पर देखा जाए तो इसका सूत्र जो है वो एक ही है। तो ऐसे यौगिक को समावयवता कहते हैं। ओके गाइस, आज यहीं तक रखते हैं। उसके बाद ऐसा बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट में मैं करवाऊंगा। थैंक यू।